हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 4। देखिए, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में जो हमारे अभी तक लेक्चर 0 से लेकर लेक्चर 3 तक जो लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मशीन ड्राइंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस अच्छे से समझाया था। लेक्चर 0 जिनको भी सिलेबस समझना हो वो पहले लेक्चर 0 देख लें। मैंने अच्छे से समझाया था कि क्यों मैं पहले मशीन ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आप सिलेबस देखेंगे, जैसे ये आपका सिलेबस है तो पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से मशीन ड्राइंग शुरू होता है ना। आपको मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से मशीन ड्राइंग शुरू हो रहा है तो ये जो थ्रेड वाला पार्ट है ये हमने पूरा लास्ट लेक्चर में जो हमारे 3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें थ्रेड वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। स्क्रू थ्रेड, स्क्वायर, नकल, BSW जो भी है, मतलब MCQ के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट और हेक्सागोनल हेड बोल्ट और नट, मतलब एक तरह से कहा जाए तो नट और बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इस यूनिट में जो हमारा यूनिट नंबर 3 है इसमें सिर्फ वाशर बचेगा। तो मतलब ये अब नट बोल्ट हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे, इसके बाद एक और लेक्चर में नट बोल्ट करेंगे उसका सेकंड पार्ट, और फिर वाशर। उसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, मतलब यूनिट 3 पूरा हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जो स्टड वगैरह होते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड जो होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड और स्टड के बारे में पढ़ेंगे कि स्टड क्या होते हैं, रिविट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग उसके बाद वाले यूनिट में पढ़ेंगे। टोटल आपके सिर्फ इसमें 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, और लास्ट में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। मैंने सारी बातें लेक्चर 0 में आपको समझाई थी कि क्यों हम लोग पहले ये पार्ट कर रहे हैं, इधर का मशीन ड्राइंग वाला पार्ट, और बाद में क्यों उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर 4 में हम लोग इन नट एंड बोल्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, मतलब कुछ पार्ट इसमें पढ़ेंगे और कुछ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो तो थ्रेड वाला भी जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, थ्रेड और थ्रेड प्रोफाइल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन नट एंड बोल्ट से भी MCQ बनेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सब्जेक्ट जो है, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक जो है ये ड्राइंग का सब्जेक्ट है, मतलब इसमें बनाना होता है। ठीक है, लेकिन आपको तो MCQ आएगा तो हमको ना तो बनाने पर फोकस करना है और ना तो किसी मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करना है, कुछ लिखना तो नहीं, बस उसमें से जो MCQ बनने लायक टॉपिक होंगे उसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 40 करने हैं उसमें से आप अच्छा खासा कर लें। और मैं ऐसा आपको बताऊंगा, इतना इफेक्टिव तरीके से बताऊंगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। PDF नोट्स मैं इसका आपको दे दूंगा, मतलब एक बार आपको ये वीडियो देखना है, हमारे ऐप पे ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है और ऐप पे वीडियो मिलेगा, उसमें आपको बस वीडियो एक बार देख लेना है। जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार आप वीडियो अच्छे से देख लीजिए, फिर आप एग्जाम के समय जो इसका PDF रहेगा लेक्चर का, वो PDF मैं आपको दे ही दूंगा। तो PDF आप बस देख लीजिएगा एक बार, आप उसको देखेंगे तो सब याद आ जाएगा कैसे क्या हम बताए थे। मतलब आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, पूरा PDF मैं आपको दूंगा, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस शांति से आराम से बैठकर और वीडियो बस ध्यान से देख लीजिए, हो गया। उसके बाद और चीज़ों को मेमोराइज करते रहिए। PDF दूंगा, उसको देख देख के चीज़ों को बीच बीच में कभी भी सुबह शाम मतलब 10-10 मिनट समय देते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि याद करना जरूरी, इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो याद करते रहिए ताकि आप MCQ जब पूछा जाए तो आप उसको बना सकें। ठीक है, तो ये है, तो PDF नोट्स मैं आपको दे दूंगा। MCQ मैं इसका जो भी पढ़ाऊँगा उसका MCQ आप लोग तो अभी तक पढ़े ही हैं, तो उसका MCQ मैं वीडियो के लास्ट में जो भी पढ़ाया रहूँगा वो करा दूँगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये सारे वीडियो चौथा जो लेक्चर है ये ऐप पर आपको मिलेगा। लेक्चर 0 देख ही आप सारा देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप मशीन ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, आइसोमेट्रिक नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैंने ये सब लेक्चर 0 में पूरी बातें बताई हैं कि मैं सिलेबस को किस तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा अपना एक तरीका मैंने बताया था कि भले उसमें पहले आइसोमेट्रिक है, मैं किस तरह से कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ाऊँगा ये मैंने पूरा लेक्चर 0 में बताया, तो आप पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, और अब जो लेक्चर्स है ना ये बहुत मतलब मैं अब जल्दी जल्दी लेक्चर्स दूंगा, मतलब अभी थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी लेक्चर दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं कुछ बिजी था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं फ्री हो रहा हूँ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी आपको लेक्चर दूंगा। अभी तो फॉर्म का भी अभी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है, और एग्जाम का भी देखिए अभी जुलाई में, देखिए मतलब जुलाई 2nd वीक में बोला तो है, लेकिन अब देखिए कब होता है। ठीक है, लेकिन हमें वही डेट अभी फिलहाल मान के चलना है। ठीक है, तो अभी ग्राफिक्स का आप लोग बहुत टेंशन मत लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा लेक्चर्स बनने वाले नहीं है। ठीक है, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं जल्दी जल्दी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करके सिलेबस ख़त्म करूं, और अपकमिंग 10-12 दिन के बाद तो लगातार मैं आपको लेक्चर देने लगूंगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, ये सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स बनेंगे नहीं, जो भी 15-16 लेक्चर्स बनेंगे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा, सब एकदम अच्छे से पूरा होगा। ठीक है, बस आप जो बता रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए, आपका रैंक भी अच्छा आ जाएगा, सब कुछ अच्छा आ जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं।
देखिए, आपने मशीन के विभिन्न पार्ट्स को कसने के लिए ये जो फास्टनिंग डिवाइस है, एक बांधने वाली युक्ति है, ये ज़रूर आपने देखा होगा। इसमें इस बड़े वाले पार्ट को कहते हैं बोल्ट और इसको कहते हैं नट। ठीक है, बोल्ट और नट। बोल्ट पे कुछ दूर चूड़ी कटी होती है और कुछ दूर प्लेन होता है। ठीक है, इस पूरे हिस्से को कहते हैं सैंक, इसको कहते हैं सैंक। ठीक है, तो सैंक का कुछ हिस्सा जो है उसमें वो प्लेन होता है और कुछ हिस्से पे चूड़ी कटी होती है। ठीक, और ऊपर हेड कहलाता है। मतलब बोल्ट दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक होता है पूरा सैंक और एक होता है हेड। ठीक, तो इस सैंक में कुछ दूर प्लेन होता है और कुछ दूर यहाँ पे थ्रेड कटा होता है। ठीक है, और एक इसका नट होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बांधते हैं। तो अभी तो मतलब एक मैं बता रहा हूँ कि कैसा होता है नट एंड बोल्ट। तो ये बोल्ट है, ये जरूर याद रखिए, ये नट है। ठीक है, इसको ऐसे कस दिया जाता है। वाशर भी कभी कभी लगाया जाता है। ठीक है, टाइट कसने के लिए, अच्छे से ग्रिपिंग हो, अच्छे से पकड़ हो, इसके लिए वाशर लगाते हैं। ठीक है, वो सब अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वाशर का तो अलग चैप्टर भी है। तो इस तरह से मतलब ये बोल्ट है, उसमें नट को चढ़ा के दो चीज़ों को कस सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका नट एंड बोल्ट। तो ये देखिए, ये मतलब आपका नट एंड बोल्ट है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ये नट कहलाता है, ये पार्ट जो है नट है। ठीक, और ये जो है इसमें जो लगाते हैं ये वाशर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा और अच्छे ग्रिपिंग के लिए, ठीक है, और टाइट पकड़ ले, उसके लिए हम लोग इस वाशर लगा के और तब जिस चीज़ को कसना होता है उसको उसमें इस बोल्ट को अंदर करके, मैंने जो भी होल होता है उसमें बोल्ट को अंदर करके और नट को कस देते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी सारी बातों को एक बार पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठा रहे। तो ये जो लंबा वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं बोल्ट। ठीक, इसको बोल्ट कहते हैं। इसमें देखिए ये थ्रेड कटा हुआ है और ये प्लेन सैंक है। ठीक है, पूरा सैंक कहलाएगा। और इधर जो है ये वाला जो पार्ट है ऊपर, ये हेड कहलाएगा। ठीक, और ये जो है ये नट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल है। देखिए, आप देखिए थोड़ा सा इसको गौर से देखिए। ये समबाहु ये समषष्ठभुज जैसा है ना, ध्यान से देखिए, समषष्ठभुज जैसा हेक्सागोनल है ना ये शेप में। ठीक है, इसका ये भी देखिए, इसका भी हेड देखिए, ध्यान से देखिए इसको, देखो ध्यान से देखो, ये हेक्सागोनल शेप में है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। इसको कहते हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। इसको कहते हैं हेक्सागोनल हेडेड नट। ठीक है, इसको कहते हैं हेक्सागोनल नट, इसको कहते हैं हेक्सागोनल नट, इसको कहते हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। तो ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, ये एक बोल्ट का व्यू दर्शाया गया है। ठीक है, उसका एलिवेशन दर्शाया गया है। तो इसमें आप देखिए, इसमें हम लोग जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनेगा वो इससे बनेगा कि जैसे अगर ये इसका डी है तो एल कितना होता है, ये कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग नोटेशन क्या लेके चलेंगे। ठीक, तो देखो, ये जो सैंक होता है हमारा, मतलब सैंक जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डाया है, सैंक तो पूरा कहलाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो सैंक है इसका जो ये व्यास है, इसी को हम लोग कहते हैं डाया ऑफ सैंक। ठीक है, या इसको कभी कभी डाया ऑफ बोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब डाया ऑफ बोल्ट का मतलब उसके सैंक का डाया, चाहे आप यहाँ से यहाँ बोलें और चाहे थ्रेड में आप बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसी को मेजर डाया भी कहते हैं। पिछले स्क्रू थ्रेड वाले चैप्टर में आप पढ़े थे। ठीक है, कि इसी को मेजर डाया भी कहते हैं। तो ये हमारा जो इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, याद करने के लिए सबसे पहले नोटेशन समझ लीजिए, किसको किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ किताबों में इसको स्मॉल डी से भी करते हैं, लेकिन हम कैपिटल डी से करेंगे। देखो, कोई भी एक नोटेशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि किससे आप उसको दर्शाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो डाया ऑफ सैंक है, मतलब जो कैपिटल डी है, ये डाया ऑफ सैंक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, डाया ऑफ सैंक, और ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कैपिटल यल हम बोलेंगे। ये है लेंथ ऑफ सैंक या लेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, या बोल्ट लेंथ, याद रखिएगा। इस हेड इसमें नहीं शामिल रहेगा। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, बल्कि यहाँ से हेड खत्म होगा तो हेड के निचले सिरे से जो पूरा जो ये छड़ है, इसके लंबाई को हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ बोल्ट। कैपिटल एल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इस लेंथ ऑफ बोल्ट में जो हमारा थ्रेडेड पोर्शन है, यानी जो लेंथ ऑफ थ्रेड है, उसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल एल का मतलब लेंथ ऑफ थ्रेड हो गया, कैपिटल का मतलब लेंथ ऑफ बोल्ट हो गया, यानी सैंक की लंबाई। और सैंक में जो थ्रेड बना हुआ पार्ट है उसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और व्यास को तो मैंने बता ही दिया कि जो सैंक का डाया है उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलो, चाहे यहाँ
से लेकर यहाँ तक बोलो, ठीक है। इसके व्यास को, चूँकि ये बेलनाकार है ना, ऐसे है ना सर्कुलर, ठीक है, तो इसका जो डाया होगा उसको हम लोग, व्यास जो होगा उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा हेड है इसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ हेड, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ हेड, तो इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा हेड का ऊंचाई है, ठीक है, कुछ जगह इसको मोटाई भी बोलते हैं लोग, तो हेड की मोटाई को चाहे ऊंचाई को, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से, इसको कैपिटल एल से, इसको डी से। इसमें सारी चीज़ें ना आगे चल के मैं आपको जो मेन एमसीक्यू जिस पे बनेगा वो इसी बनता है कि एल कितना लेते हैं, ये एल कितना लेते हैं, एच कितना लेते हैं, ये सारा डी के पदों में फिक्स होता है कि इतना इतना लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि ये कितना कितना लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी जो हमारा नट और बोल्ट है, मैंने आपको रियल भी पिक दिखा दिया और जो इसका एलिवेशन होता है वो भी दिखा दिया। तो नट एंड बोल्ट, इसको पहले हिंदी भी जान लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं। तो नट और बोल्ट का हिंदी होता है ढिबरी और काबला। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय हिंदी मीडियम सेलेक्ट किए हैं, तो क्या पता कहीं कहीं मतलब हिंदी की भी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नट का हिंदी ढिबरी होता है, बोल्ट का हिंदी काबला होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये नट और बोल्ट किसका बना होता है, तो ये माइल्ड स्टील, ठीक है। तो मटेरियल भी याद रखिएगा कि ये माइल्ड स्टील का बना होता है नट और बोल्ट, ठीक है। और अभी फिलहाल हम लोग बोल्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने हेडिंग डाल दिया है बोल्ट, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो ये जो बोल्ट होता है ना, ये मुख्यतः जो इसका हेड होता है उसी के बेसिस पे इसको इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बोल्ट दो प्रकार के होते हैं हेड के आधार पे, हेक्सागोनल हेडेड और स्क्वायर हेडेड। मतलब जो इसका हेड होता है, अभी मैंने आपको ये बोल्ट दिखाया था, तो इसका हेड जो होता है ना, किसी किसी का षष्ठभुजाकार होता है, हेक्सागोनल होता है, और किसी किसी का स्क्वायर होता है, वर्गाकार होता है। तो हेड के बेसिस पे ही अभी मैंने जो आपको पिक दिखाया था वो हेक्सागोनल का था। अभी मैं आपको हेक्सागोनल और स्क्वायर दोनों का दिखा दूंगा। तो इसी तरह से ये दो प्रकार के होते हैं, हेक्सागोनल हेडेड और स्क्वायर हेडेड। तो हम लोग पहले हेक्सागोनल हेडेड के बारे में पढ़ेंगे, और जो इसका डाटा है, मेन तो डाटा ही याद करना है क्योंकि एमसीक्यू डाटा पे ही बनेगा। तो ये देखो, ये जो है हेक्सागोनल हेडेड है, इसका हेड हेक्सागोनल शेप में होगा। एक स्क्वायर हेडेड भी होता है, मैं दोनों का पिक आपको दिखाई चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या इसका डाटा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, ठीक है। आप देखिए इसका हेड जो है ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट इसी को कहते हैं। ऐसे ही हेक्सागोनल हेडेड तो मैं आपको दिखाया ही हूँ। देखिए ये स्क्वायर नट है, अभी मैं दिखाया था स्क्वायर हेडेड बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, ये स्क्वायर नट है, ठीक है। इसका देखिए जो नट है इसका आप ऐसे देखेंगे तो वर्गाकार है, ठीक है, इसका शेप वर्गाकार है। और ये हेक्सागोनल बोल्ट और हेक्सागोनल नट, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि मुख्यतः शेप के आधार पे ये दो ही प्रकार के होते हैं। तो नट एंड बोल्ट हमारा ये होता है, इसको ढिबरी काबला बोलते हैं। शेप के आधार पे जो हमारा बोल्ट है उसको बोलते हैं दो प्रकार का, फेमस यही दोनों होता है, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट। और नट भी हमारा दो ही प्रकार का होता है शेप के आधार पे, स्क्वायर नट और हेक्सागोनल नट, ठीक है। इसमें हेडेड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हेड ही तो स्क्वायर या हेक्सागोनल होता है। बोल्ट में हेडेड लगा के बोलेंगे, नट में तो बस हेक्सागोनल नट और स्क्वायर नट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब डिटेल में पढ़नी है। तो पहले हम लोग हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर हेडेड बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेक्सागोनल नट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर नट के बारे में पढ़ेंगे। यही चार आपके सिलेबस में लिखा है, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस है यही चार लिखा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ स्पेशल टाइप के नट और बोल्ट भी होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेनली यही चारों आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो एमसीक्यू बनने की संभावना इन्हीं चारों से है। तो आइए बारी बारी इन चारों को पढ़ते हैं, पहले बोल्ट का दोनों, फिर नट का दोनों। हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट में हमारा जो उसका जो सैंक होता है, ठीक है, सैंक, उसके डाया को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको फिगर दिखाया था, ठीक है। तो डाया को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेंथ ऑफ बोल्ट होता है, ठीक है, एल, ये 4D लिया जाता है। मतलब कभी एकदम फिक्स नहीं है 4D, इसे थोड़ा अधिक और कम भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई डाटा न दिया हो, ठीक है, मान लो कोई कहीं पे आपको ड्राइंग में पूछ दे कि लेंथ कितना लिया जाएगा, मान लो डी दिया रहा है और पूछ दे कि एल कितना होगा, तो आप उसका जवाब 4D ही देंगे, 4 गुना उसका कर देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये वेरी भी करता है, रियल बोल्ट्स में कभी कभी लेंथ जो है 4D से अधिक कम भी होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पूछा जाए कि लेंथ कितना लिया जाता है, ठीक है, तो आप उसका 4D ही जवाब देंगे। तो लेंथ ऑफ बोल्ट एल का 4 गुना होता है। अच्छा, जो थ्रेड की लंबाई होती है जिसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2D+6 होता है, ठीक है। ये कब 2D+6 होगा, जब हमारा जो लेंथ है, मतलब जो बोल्ट की लेंथ की लंबाई
लंबाई है 150 mm से कम होगी, ठीक है, 150 mm से के बराबर या उससे कम होगी, मतलब 15 सेंटीमीटर के बराबर या उससे कम होगी, तो थ्रेड लेंथ की लंबाई 2D+6 होगी। मतलब जो डाया है उसके दुगना में 6 जोड़ देंगे, ये सब mm में है, तो जो आएगा वही थ्रेड की लंबाई होगी, ठीक है। और अगर लेंथ जो बोल्ट का लेंथ है, ठीक है, उसका लंबाई अगर 150 mm से ज़्यादा है तो थ्रेड की लंबाई 2D+12 होगी, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ। अब ये हमारा एक हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है, तो हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट में इसका ऊपर का सिरा हेक्सागोनल है, ठीक है। तो हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट में ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डी, हेक्सागोनल हेड में इसको डी बोलते हैं, ठीक। और इसका पूरा नाम क्या होता है, डाया ऑफ शैंक ऑफ बोल्ट, ठीक है। और ये एल कितना लिया जाता है, एल अगर कोई भी डाटा अवेलेबल ना हो तो इसको 4D, मतलब ये डी का 4 गुना इसको लिया जाता है, ठीक है। और ये जो एल होता है, एल इसको मतलब जो थ्रेड लेंथ की लंबाई होती है उसको हम लोग 2D+3 2D+6 या 2D+12 लेते हैं। 2D+6 कब लेंगे, जब ये जो लेंथ है 150 mm से कम हो, और 2D+12 कब लेंगे, जब ये लेंथ 150 mm से ज़्यादा हो। यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आप पहले याद कर लीजिए, कैपिटल एल स्मॉल एल कितना कितना लेंगे याद हो गया। अच्छा, हाइट ऑफ बोल्ट हेड की जो हाइट है, ठीक है, हाइट में आपको दिखाया था ना, एच जो है, तो एच लिया जाता है 0.8D से लेकर डी तक, मैंने एच थोड़ा सा वेरी करता है डी के 80% से, मैंने 0.8D से लेकर और डी जितना होता है उतना तक हेड लिया जाता है, हाइट ऑफ बोल्ट हेड, ठीक है। और विड्थ ऑफ बोल्ट हेड, मैंने बोल्ट हेड की चौड़ाई अभी मैं दिखा के आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें दो चीज़ है, ये लिया जाता है 1.5D+3 और ये 2D, ये दो ठीक क्यों है अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो एच कितना लिया जाता है 0.8D से लेकर डी तक, और विड्थ ऑफ बोल्ट हेड कितना लिया जाता है 1.5D+3 mm तक, ठीक है, इतना mm तक या 2D तक, ठीक है, 1.5D+3 या 2D तक। अभी मैं इसको अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ कि ये क्या है। देखिए, मैंने आपको हाइट के बारे में बताया कि ये जो हाइट ऑफ हेड है ये लिया जाता है 0.8D से लेकर 2D तक, ठीक है, ये लिया जाता है इस डी का 0.8D से 0.8D से डी तक, मतलब ये डी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इसके बराबर भी हो सकता है, और नीचे से थोड़ा कम रहेगा, 0.8D से लेकर और डी तक हो सकता है, ये जो ऊंचाई है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और विड्थ ऑफ हेड इसको कहेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये विड्थ ऑफ हेड है। तो ये जो विड्थ ऑफ हेड है ये लिया जाता है या तो 2D, ठीक है, मतलब ये या तो नहीं, मतलब देखो ये दो तरफ से देखने पे होता है, जैसे अभी जो ये दिख रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 2D होगा, ठीक है, लेकिन एक तरफ से आप देखेंगे तो ये 1.5D+3 भी होता है। तो अब कब 1.5D+3 होगा और कब 2D होगा ये मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कब ये 1.5D+3 होगा और कब 2D होगा, इसको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, ये फिगर आप गौर से देखिए, देखो मान लो कि ऊपर से बोल्ट ऐसा दिखेगा ना, मतलब ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, हेक्सागोनल शेप में ये दिखेगा उसका हेड जो है, तो उसका हेड हेक्सागोनल में दिखेगा। तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको 3 फेस दिखेंगे ना, मतलब जैसे यहाँ देखो एक फेस ये दिखेगा, थोड़ा सा ये जो टेपर हल्का सा है वो भी फेस आपको दिखेगा, मतलब आप इधर से देखें, इधर से अगर देखें, ठीक है, तो आपको ये फेस दिखेगा, देखो ये फेस दिख रहा है ऐसे, और फिर ये फेस थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, और ये फेस थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस चित्र में अगर देखो तो इस कोना से लेकर और इस कोना तक, अगर इस कोने के बीच की दूरी आप देखें तो ये 2D होता है, ठीक। लेकिन इसी बोल्ट को थोड़ा सा घुमा दें, आप घुमा देंगे तो ऐसा भी तो हो जाएगा कि केवल ये फेस दिखेगा, मतलब घुमा दोगे तो केवल 2 फेस दिखने लगेंगे। तो जब केवल 2 फेस दिखेंगे, ठीक, तो उसका जो होगा वो लिया जाएगा आपका 1.5D+3 तक, मतलब ये 1.5D+3 ये होगा, मतलब कुल मिला के इसकी बात हो रही है। मतलब इसी बोल्ट को आप देखिए, अगर इधर से देखें तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का चीज़ नज़र आएगा कि नहीं, तो केवल एक फेस ये नज़र आएगा, एक फेस ऐसे, ये एक फेस नज़र आएगा और ये एक फेस नज़र आएगा, समझ रहे हैं ना। तो केवल 2 ही फेस नज़र आएंगे जो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो मतलब वही यहाँ से लेकर, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, मतलब कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, ठीक है, ये चीज़। तो अब ये चीज़ थोड़ा कम होगा ना इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 फेस हो जा रहे हैं ना, एक बीच वाला फेस और किनारे का छोटा छोटा फेस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका 2D, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इधर से अगर आप देखें, इसी बोल्ट को अगर इधर से देखें
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का नज़र आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 1.5D+3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि 1.5D+3 और 2D दो ठे क्यों बोला जाता है, इसलिए दो ठे बोला जाता है। ये विड्थ कहलाता है, इसको भी आप विड्थ कहेंगे और इसको भी विड्थ कहेंगे हेड का, ठीक है। तो एक दोनों याद रखना है आपको। जब 2 फेस वाला नज़र आएगा तो 1.5D+3 होगा, और जब 3 फेस वाला नज़र आएगा मतलब कोना से कोना तक अगर आप देखेंगे तो 2D होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है, हेक्सागोनल हेडेड में। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में एक बोल्ट है, तो जब आप इस बोल्ट को देखिए, जब आप इस बोल्ट को ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो हेक्सागोनल दिख रहा है ये, ठीक है। और अब देखिए इसी बोल्ट को मैं एकदम ऐसे ऊपर कर दूँ तो अब आपको बताइए 2 फेस आपको दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ 2 फेस दिख रहे हैं, एक फेस ये दिख रहा है और एक फेस ये दिख रहा है, ठीक है। तो 2 ही फेस दिख रहे हैं, तो इसका अगर आप लेंथ नापें, एकदम सीधा लेंथ यहाँ तक नापें पूरे का, ठीक है, तो ये 1.5D+3 आएगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें जिसमें 3 फेस नज़र आने लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अब देखो थोड़ा सा ऐसे कर दें कि इसमें आपको 3 फेस नज़र आए। देखिए थोड़ा सा इस तरह से अगर मैं कर दूं, देखो इस तरह से, ठीक है। तो इसमें आपको 3 फेस नज़र आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक बीच में नज़र आ रहा है, किनारे का भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इधर का भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आपका ये अगर इसका आप सीधा लंबाई नापें, मतलब एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक का सीधा लंबाई नापें, तो ये लंबाई जो है ये 2D होगी, समझ ना। तो ऐसे 2D होता है, और ऐसे अगर देखोगे तो ये आपका 1.5D+3 होता है। तो यही इतनी सी बात है। देखिए एक हेक्सागोन से भी आप समझ सकते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी बोल्ट में यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 2D होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे नापेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.5D+3। मतलब इसमें अंदर एक अगर आप वृत्त बनाएं, अगर इन सारे फलक जो है, सारे जो फेस हैं, इसको टच करता हुआ आप एक वृत्त बनाएं तो उस वृत्त का जो डाया होगा वो 1.5D+3 होगा। जहाँ पे डी क्या है, डी याद रखिएगा सैंक का डाया है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। क्या पता कोई MCQ बना दे जिसमें बोल्ट का हेड दिखा दे और उसमें एक सर्किल बना दे ऐसे, और कह दे कि इसका व्यास बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अंदर जो सर्किल बनेगा उसका व्यास जो है 1.5D+3 होगा, ठीक है। MCQ देखो आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, कैसे भी घुमा फिरा के MCQ बनाएगा आप कर लेंगे, ठीक है। आपको बस समझना है चीज़ों को कि कैसे चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया ना। तो अब देखिए, तो आपका अभी तक ये डी हो गया, आप समझ गए। लेंथ ऑफ बोल्ट कैपिटल एल समझ गए, थ्रेड लेंथ समझ गए, स्मॉल एल 2 ठे होता है, ठीक है। और हाइट ऑफ जो है बोल्ट का हेड का जो हाइट होती है इतना लिया जाता है, ठीक है। और विड्थ में 2 ठे चीज़ें क्यों हैं आपको समझ में आ गया कि 1.5D+3 या 2D, ये 2 चीज़ें क्यों हैं आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्या है, डाया ऑफ रूट थ्रेड। जो रूट थ्रेड होता है उसके डाया को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके डाया को हम लोग 0.8D लेते हैं, मतलब डी से ज़रा सा कम होता है। देखो ये थ्रेड रूट का डाया 0.8D क्या है, इसको भी आप समझिए। वैसे तो आप थ्रेड पिछले चैप्टर में अच्छे से समझे हैं, ठीक है। तो थ्रेड रूट का डाया जनरली देखो, वैसे तो ये थोड़ा वेरी करता है, लेकिन अगर कोई डाटा अवेलेबल ना हो तो 0.8D ही रखा जाता है। तो डाया ऑफ रूट थ्रेड जो है 0.8D होता है। ये क्या चीज़ है, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस वीडियो में आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ से इस, मतलब जो बाहर वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डी कहलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डी कहलाता है। लेकिन चूड़ी जब काट दिया जाता है तो चूड़ी कटने के बाद ऐसे ऐसे उसका रूट बनता है ना, तो ये यहाँ तक उस चूड़ी काटी गई है, जो भीतर वाला दिख रहा है पतला सा, ठीक है। तो इसका डाया अगर आप देखेंगे, इस भीतर वाले का यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको रूट थ्रेड का डाया कहते हैं। थ्रेड का जो रूट होता है उसका डाया कहते हैं। तो ये 0.8D लिया जाता है। मतलब अगर आप प्लान में देखें, या प्लान कहो चाहे साइड व्यू कहो, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो ये तो बाहर वाला हो गया उसका, ठीक, ये तो बाहर वाला हो गया। और ये आपको बता ही दिया हूँ कि 1.5D+3 वाला है, ठीक है। ये तो काल्पनिक है, बस एक बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो आपको डॉटेड लाइन अंदर बनाया गया है ये वाला, ये डी है, ठीक है, ये डी है। ये जो लाइन बनाई देखो यहाँ पे लिखा है डी, मतलब व्यास डी है, ठीक है। ये फाई का मतलब व्यास होता है, तो ये डी है, तो ये डी है। और भीतर जो थ्रेड वाला है, ये देखो, ये थ्रेड वाला डॉटेड लाइन है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये 0.8D इसको दिखाया गया है, ठीक है। इसीलिए जब मैं आपको PDF दे दूंगा ना, तो आपको ये सब इमेज बार बार देखते रहना है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। तो ये जो थ्रेड वाला पोर्सन है, भीतर वाला जो डॉटेड है, ये 0.8D व्यास का वृत्त है। मतलब ये जो सर्किल दिखेगा थ्रेड वाला, इसका डाया आप देखेंगे तो 0.8D होगा। और ये जो सर्किल है इसका डाया
आप देखेंगे तो ये डी होगा, यही सैंक का डाया है, ठीक। और ये जो सर्किल है ये विड्थ ऑफ हेड हो जाएगा, ठीक है, विड्थ ऑफ हेड, तो ये हो जाएगा 1.5D + 3। और उसके बाद ये तो आपका बना ही है, ठीक है। इन सबको, इस वृत्त के सभी परिधि को, मैंने परिधि को टच करता हुआ एक हेक्सागोन खींचा गया है, ठीक है। वही हेक्सागोन जो है हेड है उसका, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक। ये मतलब ये जो बनाया गया है फिगर, ये 24 mm, देखो अभी बताऊंगा एम लिख के क्यों दर्शाया जाता है, तो ये 24 mm डाया के लिए ये यहाँ खींचा गया है, ठीक है। तो वो छोड़िए अभी, वो तो बाद की बात है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्मॉल डी क्या होता है, ठीक है। डाया ऑफ रूट थ्रेड 0.8D इसको लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, देखिए चैम्फर रेडियस, चैम्फर रेडियस लिया जाता है 1.5D और एंगल ऑफ चैम्फर लिया जाता है 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या है चैम्फर रेडियस, और इसमें चैम्फर रेडियस में भी एक इंड चैम्फर रेडियस होता है, इसको डी लिया जाता है, मतलब डी मतलब ये डाया ऑफ सैंक बोल्ट के बराबर लिया जाता है, जितना mm ये होगा उतना mm ये इंड चैम्फर रेडियस लेते हैं। तो आखिर ये इंड चैम्फर रेडियस और केवल जो चैम्फर रेडियस होता है इसको कभी कभी फ्रंट चैम्फर रेडियस भी कहते हैं। तो क्या दोनों में अंतर है, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए चैम्फर रेडियस मैं आपको पहले समझा दूं। देखो आप बोल्ट के हेड को जब देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो इस तरह से ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर होता है ना, यहाँ पे सर्कुलर, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर है, इस तरह से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्कुलर है, ऐसे एकदम सर्कुलर होता है ना, तो आखिर ये वृत्त का एक चाप है, एक आर्क है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा कि नहीं। अगर आप इसको ऐसे ऐसे कंप्लीट करते जाएँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर मिलेगा। तो वही दिखाया गया है यहाँ पे, देखो इस फिगर में देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है, तो सेंटर से इतनी दूर जो एक आर्क बन रहा है उसका कुछ रेडियस होगा कि नहीं, ठीक है। ये जो हेड में ये जो आर्क बन रहा है इसका कुछ रेडियस होगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं चैम्फर रेडियस, फ्रंट चैम्फर्ड रेडियस, ठीक है। तो ये जो रेडियस होता है ये हेक्सागोनल में 1.5D होता है, मतलब डी का, डी आपको बताइए ये डी होता है, तो इसका 1.5D होता है, ठीक। और अब देखो कभी कभी आप देखे होंगे कि बोल्ट में नीचे भी ऐसे सर्कुलर होता है, इसको कहते हैं डोम, डोम माने गुम्बद टाइप का, मतलब थोड़ा सा निकला हुआ होता है। तो आखिर यहाँ पे भी सर्कुलर है, तो कहीं ना कहीं इसका भी सेंटर होगा, ठीक है। और उस सेंटर से आप देखेंगे तो इसका भी तो कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो ये जो रेडियस होता है, थोड़ा सा इसको देखो आगे बढ़ा के यहाँ तीर लगा के दिखाया है, तो ये रेडियस होता है, ये कितना होता है, ये होता है डी, ये रेडियस डी होता है, ठीक है। और ये रेडियस कितना होता है, फ्रंट चैम्फर रेडियस, तो ये होता है 1.5D, 1.5D, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रेडियस थोड़ा ज़्यादा होता है, ये 1.5D होता है ये रेडियस, ठीक। और ये रेडियस थोड़ा सा कम होता है, ये होता है इन चैम्फर रेडियस जो होता है ये डी होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कभी कभी एक चीज़ और आपको बताना है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो डोम जैसा, जो गुंबद जैसा सिरा है, ये गुंबद जैसा ना होके ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें ये जो झुकाव रहेगा, अगर ये जो झुकाव वाला सरफेस है इसका झुकाव 45 डिग्री रहेगा, ठीक है, हॉरिजेंटल से 45 डिग्री, ये जो पार्ट है, तो ये भी याद रखिएगा। तो कभी कभी डोम जैसा इंड बनाते हैं, सिरा बनाते हैं, कभी कभी दूसरे टाइप का भी सिरा होता है, अल्टरनेटिव टाइप का, ठीक है, अलग टाइप का। तो इसका ये जो झुकाव होता है ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के माइनर डायमीटर है, वही स्मॉल डी है, ठीक है। तो ये कैपिटल डी होता है, तो ये 45 डिग्री, ये एंगल याद रखिएगा, ठीक है। क्या पता आपको किसी MCQ एग्जाम में यही दिखा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ दे, बताओ ये एंगल कितना है, तो 45 डिग्री, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये डी होता है इंड चैम्फर रेडियस, समझ में आया ना। ये जो डोम इन होता है ये इंड चैम्फर रेडियस जो होता है डी होता है, और जो फ्रंट चैम्फर रेडियस होता है 1.5D होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर रखिएगा, ठीक है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो डोम इंड है, इधर ऐसे डोम इंड है ना, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है ये डी के बराबर लिया जाएगा, यही इंड चैम्फर रेडियस है। और ये जो है ये जो उधर ऊपर बन रहा है हेड में, ये जो सर्किल बन रहा है, इसका जो रेडियस होगा ये आपका कहलाएगा, ये जो आर होगा ये आर फ्रंट चैम्फर रेडियस होगा। तो ये आर कितना लिया जाता है, ये आर लिया जाता है 1.5D, ठीक है। और ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2D हो जाएगा, ये
दिखा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2D हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक D है, ठीक है। और अच्छा ये L जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक L होगा, स्मॉल L थ्रेड लेंथ, और ये कैपिटल L है बोल्ट लेंथ, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता ही है। देखो ये H है, यही इसकी हाइट है, तो हाइट 0.8D से D तक लिया जाता है, देखो यहाँ लिखा भी है, ठीक है। इसलिए मैं पूरा पिक्चर आपको सारा दे दूँगा, ठीक है। PDF बना के सब ये सिस्टमेटिक आपके पास रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5D+3 है। एक ही चीज़ को अलग अलग तस्वीरों से जितना हो सके आपके दिमाग में, देखो पेपर तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है, तो जितना हो सके तस्वीरों को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही तस्वीर वाला है, ग्राफिक्स है, ठीक है। तो आपको उसी चीज़ से MCQ पूछेगा, तो आपको दिमाग में इमेज को बैठाए रखना है, ठीक है। तो ये R कितना होता है, ऊपर वाला R फ्रंट चैम्फर रेडियस 1.5D, और इधर तो D ही लिख दिया है इसको, ठीक है। मतलब ये जो रेडियस होता है ये D के बराबर होता है। तो और बाकी ये इमेज में आपको समझ में आ ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेकर 1.5D+3 होगा, जिसमें 2 फेस नज़र आते हैं, और इधर से देखेंगे तो 3 फेस नज़र आता है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 2D होगा, ठीक है। तो ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट चैम्फर रेडियस और इंड चैम्फर रेडियस क्या है। अब देखिए आपका ये सारी चीज़ें क्लियर होती गई, ठीक है। चैम्फर रेडियस में भी हो गया, फ्रंट चैम्फर रेडियस और इंड चैम्फर रेडियस D और 1.5D। अब सिर्फ एक चीज़ बचा है आपका, एंगल ऑफ चैम्फर, ये थीटा 30 डिग्री क्या होता है। हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट में सिर्फ एक चीज़ और बचा है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए ये जो आपका पिक दिख रहा है, इसको आप समझ देखिए, इससे आपको एंगल ऑफ चैम्फर समझ में आ जाएगा। देखो ये जो हिस्सा है, ये जो आपको चीज़ दिख रहा है, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा जाए और इस पर से एक टेंजेंट खींचा जाए, जैसे ये एक आर्क है तो इस पर से एक टेंजेंट ऐसे खींचा जाए, ऐसे एक टेंजेंट खींचा जाए, ठीक है। तो एक एंगल यहाँ बनेगा कि नहीं, ठीक है। एंगल ये बाहर मत समझ लेना, ये बीच का एंगल है, ठीक है। तो एक जो बीच का एंगल बनेगा, यही बीच का एंगल जो है 30 डिग्री है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ चैम्फर, ठीक है। मतलब ये कितना इसको जैसे इसको ऐसे ऐसे किया गया है ना, ठीक है। तो इसी को चैम्फर्ड करते हैं। जैसे यहाँ आप देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं एक टेंजेंट ऐसे खींच दूँ, इधर एक ऐसे टेंजेंट खींच दूँ, ठीक है। तो इस हॉरिजेंटल से जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल कहलाएगा। यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट खींच दूँ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल वाला है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा यही एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ चैम्फर 30 डिग्री। और ये देखो ये जो अभी तो मैं दिखाया ही था कि डोम वाला होता है तो ये नहीं बनता है ये एंगल, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे तरह का इंड हो तो यहाँ भी ये जो तिरछा वाला भाग है, ये तो एकदम ऐसे ऐसे रहता है, तो इसको भी आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा 45 डिग्री होगा। तो ये वाला नहीं, एंगल ऑफ चैम्फर इसको कहते हैं, ये हमेशा 30 डिग्री होता है वो, ठीक है, जो हेड की तरफ होता है। तो ये आपको समझ में आएगा ना कि एंगल ऑफ चैम्फर क्या होता है, ये इसी को कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये भी आपको। तो ये पूरा टॉपिक जो है आपका, ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। रट लीजिएगा इसको अच्छे से। D कैपिटल L 4D, स्मॉल L 2D+6 या 2D+12, H जो होता है 0.8D to D, और W इन दोनों में से दोनों होता है, मतलब ठीक है, बताया हूँ ना। और डाया ऑफ रूट थ्रेड 0.8D, चैम्फर रेडियस 1.5D, और एंगल ऑफ चैम्फर 30, और चैम्फर रेडियस इंड वाला हो तो D, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ आप रट लीजिएगा। चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा MCQ देख लेते हैं। देखो जो भी मैं पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड MCQ, हालांकि इतना मैं सही से आपको चीज़ें बता दूंगा ना कि MCQ बस एक फॉर्मेलिटी है, उसका आप कोई भी MCQ आएगा बना ले जाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, सैंपल के तौर पे कुछ MCQ मैं आपको करवाता हूँ, देखिए आप सारा के आंसर दे लेंगे एकदम ईजिली। क्वेश्चन है, बोल्ट सामान्यतः किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो आपका मैं बताया हूँ आपको, माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हेक्सागोनल हेड बोल्ट के हेड के ऊपरी कार्नर को कितने कोण पर चैम्फर किया जाता है, ठीक है। मतलब हेड का ऊपरी कार्नर जो है चैम्फर होता है, मैं आपको बताया ही हूँ, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे चैम्फर होता है। देखो एकदम इजीली क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो, यदि किसी बोल्ट का व्यास D है, चलो स्मॉल d लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है, तो बोल्ट का व्यास D है, तो उसके हेड की मोटाई क्या होगी। हेड की मोटाई मतलब समझ रहे हैं ना, उसका जो H होता है, कैपिटल H, उसकी ऊंचाई जो होती है उसी को मोटाई भी कहते हैं। तो वो कितना होगा, तो 0.8D होगा, ठीक है। आपको बताया ना 0.8D से लेकर D तक लिया जाता है, तो 0.8D होगा, ठीक है। तो ये भी देखिए ईजिली हो गया। और क्वेश्चन भी देख लीजिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के कॉर्नर्स के मध्य की दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो कॉर्नर्स के मध्य का दूरी पूछ रहा है, ऑप्शन है 2D+6, 1.5D और D। तो इसका सही जवाब होगा क्या, कॉर्नर्स के, ठीक है। तो वो है जो हेड के कॉर्नर्स होते हैं उनका डिस्टेंस 2D होता है, ठीक है। तो आपको बताया हूँ। और जो कॉर्नर्स के अलावा जो होता है ना, जिसमें 2 वाले फेस दिखते हैं, 3 फेस वाला 2D होता है, जिसमें 2 फेस दिखते हैं वो 1.5D+3 होता है, ठीक है। तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 2D। तो इसका सही जवाब है 2D, ठीक है। और ये तो
2d+6 तो वो होता है ना, ये तो थ्रेड की लंबाई होती है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और ठीक है, तो कॉर्नर्स के मध्य की दूरी होती है 2d। अच्छा अब देखो क्या कर रहा है, अब कर रहा है क्वेश्चन कि M14 बोल्ट के थ्रेड की लंबाई कितनी होगी। अच्छा अभी मैं देखो, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोल्ट को कैसे लिखते हैं, उसका डिजाइनेशन कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं। हालांकि अभी हल्का सा बता दे रहा हूँ कि M का मतलब होता है मीट्रिक थ्रेड वाला बोल्ट, और ये जो भी आगे लिखा रहेगा वो उसका कैपिटल D होता है, मतलब डाया ऑफ शैंक होता है। तो M24 बोल्ट के थ्रेड की लंबाई कितनी होगी। तो देखो अब M24 बोल्ट आपको बताइए ना कि अगर 150 mm से कम डाया का मतलब अगर 150 mm से कम का होता है, ठीक है, तो उस समय ये कितना लिया जाता है, थ्रेड की लंबाई कितनी ली जाती है, स्मॉल एल आपको मैं बताया था। तो स्मॉल एल हम लोग लेते हैं कितना 2d+6 ये देते हैं ना। देखो तो 24 दूना 48, ठीक है, 24 दूना 48 और +6 तो 48 54 हो गया। तो ऑप्शन में देखो 64 34 44 54, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, मैं आपको बताया था ना, ये यहाँ देखिए बताया था, ठीक है, कि हमारा जो थ्रेड लेंथ होता है ये 2d+6 होता है। कब, जब लेंथ जो है 150 mm से कम हो और लेंथ 150 mm से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें दिया नहीं है कि लेंथ कितना है, ठीक है, लेकिन 24 mm दिया तो है, तो लेंथ 24 में 4 का गुणा करेंगे तो लेंथ का आइडिया आपको लग ही जा रहा है कि 150 से कम ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा यही वाला फॉर्मूला आएगा 2d+6 वाला। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कि इसका कितना होगा 54 mm होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि M24 दिया हो तो उसका कितना हो जाएगा थ्रेड की लंबाई, तो 54 हो जाएगा। अच्छा ये देखो एक चित्र बना के क्वेश्चन दिया है कि चित्र में R1 का मान क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, इसमें देखिएगा। देखो इस तरह से यहाँ पे एक डोम वाला इंड बनाया है और उसका रेडियस दिखाया R1, तो इस R1 का मान क्या होगा, और इसका मान D दिया है, D का मान दिया है 20 mm। ठीक है, तो आपको पता है ना कि ये जो इंड चैम्फर्ड रेडियस होता है ये D के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन में देखो 20 mm है, हाँ तो ये देखो 20 mm है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 20 mm ही होगा ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब बहुत ईजी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन। चित्र बना के दे दिया, पूछ रहा है कि ये R1 का मान कितना होगा, इसको R1 नाम दे दिया है, जबकि ऊपर वाला जो होता है इसका रेडियस जो होता है, मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है तो इसका जो रेडियस होता है, ये मान लो इसको मैं R बोल रहा हूँ, तो ये कितना होता है, ये 1.5D होता है। ठीक है, और नीचे वाला D होता है, तो जितना दिया रहेगा उसी का हो जाएगा। जबकि ऊपर वाला पूछा होता तो 30 हो जाता, 20 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाता। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ, आपने सब कुछ देखा। ठीक है, आपने नट बोल्ट का पार्ट 1 पढ़ा और उसमें आपने नट बोल्ट के बारे में जाना, एक इंट्रोडक्शन लिया कि क्या होता है। ठीक है, और फिर आपने जो हमारा हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ लिया, वो खत्म हो गया। ठीक है, और इसका मैं आपको PDF दे दूंगा, MCQ भी मैंने वीडियो जो भी पढ़ाया उसका MCQ भी करा दिया, बस आप उस PDF को देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा हमेशा। ठीक है, एग्जाम में हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्क्वायर हेडेड बोल्ट को पढ़ाऊँगा, उसका MCQ कराऊँगा। ठीक है, और उसके बाद मतलब और बोल्ट के बारे में देखो और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अभी कुछ स्पेशल बोल्ट भी होते हैं, ठीक है, जो M लिख के उसका डिजाइनेशन करते हैं, वो है ग्रेड ऑफ बोल्ट है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो बोल्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा, स्क्वायर हेड में उतना टाइम नहीं लगेगा, और भी जो चीज़ें हैं बोल्ट के बारे में वो सब बता दूंगा। ठीक है, और उसके अगले वाले वीडियो में मतलब इसमें 3 पार्ट बनेंगे, उसके अगले वाले वीडियो में नट का जो है मैं आपको नट एक ही वीडियो में नट पूरा हो जाएगा, स्क्वायर नट और हेक्सागोनल नट, उसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा और MCQ वगैरह सब करा दूंगा। ठीक है, तो ये नट एंड बोल्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस यूनिट जो हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है मशीन ड्राइंग वाला, इसमें केवल आपका एक वाशर बचेगा, बहुत छोटा सा यूनिट है, तो ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आप जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो आगे के वीडियोज को जो भी आपको देखना है उसके लिए आपको ऐप जरूर हमारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ताकि आप पूरा तैयारी अगर आपको करना हो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, ठीक है, और मैथ का भी और जनरल टेस्ट का भी हम लोग जल्दी ही वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा ये तैयारी हम लोग करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।